नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा एक चैप्टर चल रहा है मध्य प्रदेश के वन संसाधन, जिसका दूसरा पार्ट है ये। हम इससे पहले वाले पार्ट में एक बात जान चुके थे कि मध्य प्रदेश में वनों को सामान्यतः 5 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। मध्य प्रदेश के वनों को सामान्यतः 5 प्रकारों से वर्गीकृत किया गया है। हम भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। हम प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। हम प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और स्वामित्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण भी देख चुके हैं। तो ये मध्य प्रदेश में वनों को जो 5 आधारों पर बांटा है, इन 5 आधारों की डिटेल हमने पढ़ ली थी और इन सभी 5 आधारों को 3 प्रकारों से विभाजित किया गया है। ये भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में 3 प्रकारों को हम देख चुके हैं। अब इससे आगे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं तो इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्चुअल पॉइंट है, इनको हमको समझना है। तो आइए शुरू करते हैं वन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल पॉइंट। जैसे कि नंबर 1 हमारे पास एक पॉइंट आता है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमने भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण देखा था, तो उसमें लिखा था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। मतलब हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो पहली चीज आपको ध्यान देनी है, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और उसमें भी प्रकार कौन सा, पर्णपाती वाला। क्योंकि कई बार पर्णपाती शब्द यूज होगा, कई बार सदाबहार वन का शब्द उपयोग होगा। तो हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मतलब हमारे यहाँ के जो वृक्ष हैं वह कुछ समय के लिए अपने कुछ पत्तियां गिरा देते हैं, उनको कहते हैं पर्णपाती। तो पहला पॉइंट यही था। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, सेकेंड महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी भी इस पृथ्वी पर किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल का उस पर 33% वृक्ष या वनों का होना आवश्यक है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र से मतलब क्या हो गया, जैसे मैं किसी जिले की बात कर लूँ, इंदौर ज़िले की बात कर लूँ, भोपाल ज़िले की बात कर लूँ, चाहे जबलपुर, चाहे ग्वालियर, चाहे जो भी ज़िला हो, उस ज़िले का जितना भी टोटल एरिया है उसका 33% निकाल लो और 33% भाग पर वन और वृक्ष का होना आवश्यक है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। अगर हम जिले की बात ना करें, पूरे राज्य की बात करें, तो पूरे मध्य प्रदेश जैसे राज्य है, इस मध्य प्रदेश का जितना भी एरिया है उसका 33% वन होना आवश्यक है पर्यावरण की दृष्टि से। हम किसी देश की बात कर लें, भारत देश की, तो भारत में 33% वनों का होना आवश्यक है। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, ध्यान से समझो, कि किसी भी देश में या राज्य में पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पर्यावरण के दृष्टिकोण से या पर्यावरण को संतुलित बनाने के लिए या पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाने के लिए उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% वहाँ पर वन या वृक्ष का होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश में तो शायद नहीं, किसी और स्टेट की पीएससी में प्रश्न आ चुका है, 33% वाला ऑप्शन वहाँ पर दिया था। लेकिन कभी वो पूछ ले कि अगर वो भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है तो फिर पर्वतीय क्षेत्र का 60% भाग पर वृक्ष का होना आवश्यक है, क्योंकि भूस्खलन की समस्या देखी जा सकती है अगर वहाँ पर वृक्ष कम होंगे तो। अगर वहाँ मैदानी भाग है तो फिर उसमें 20% भी वृक्ष होंगे तो भी चलेगा। तो पर्वतीय भाग शब्द यूज़ करें, मैदानी भाग यूज़ करें तो आंकड़ा अलग हो जाएगा, परसेंटेज अलग हो जाएगा। दोनों का अगर नाम ना ले, केवल नॉर्मली पूछ ले कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वनों का होना आवश्यक है, तो 33% वनों का होना आवश्यक है। ठीक है, चलो 2 पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण हो गए। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना, मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई। वन विभाग की स्थापना 1860 में ब्रिटिश सरकार के समय ही हो चुकी थी। वन विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के समय पर 1860 में ही हो चुकी थी। 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट समझना, वनों को संचालित करने के लिए समय समय पर नीतियां बनती रहती हैं।
तो मध्य प्रदेश शासन की पहली वन नीति 1952 में बनी थी, 1952 में बनी थी। वर्ष आपको याद करना है। मध्य प्रदेश शासन की पहली वन नीति 1952 में बनी थी, बस ये वर्ष आपसे पूछेगा। उसके बाद में अभी वर्तमान में कौन सी नीति चल रही है हमारे यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति 4 अप्रैल 2005 को बनी। 4 अप्रैल 2005 मध्य प्रदेश की नवीन वन नीति 4 अप्रैल 2005 को लागू हुई, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये नीतियाँ क्या होती हैं, जैसे इनके कुछ उद्देश्य होते हैं, तो एक दो उद्देश्य के बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। जैसे ये वाला जो कॉलम है, यह मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 वाली नीति के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर नवीन वन नीति 2005 आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि 1952 की नीति की बात करें तो जो हमारा वन क्षेत्र है, इस वन को व्यापारिक गतिविधि माना था, जिससे यहाँ पर अधिकतम राजस्व प्राप्ति हो चुकी। मतलब 1952 की नीति में जो वन है, इस वन को व्यापार माना था और इससे मध्य प्रदेश सरकार का उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त हो सके। लेकिन वहीं वर्तमान 2005 की जो नीति है, इसमें राजस्व प्राप्ति को गौण माना है कि राजस्व प्राप्ति हो ना हो, हमको पर्यावरण का संरक्षण करना है, विदोहन नहीं करना है, इस प्रकार की यहाँ पर बातें की गई। जैसे कि पहले वनों का जो कटाई होती थी वह ठेकेदारों के माध्यम से होती थी, और अब 2005 की नीति में एक ग्राम वन समिति बनाई जाती है, या सहकारी समिति बनाते हैं, या फिर किसी विभाग के माध्यम से या वन विभाग के माध्यम से कटाई की जाती है। तो ऐसे कुछ उद्देश्य होते हैं नीतियों के, तो ये उद्देश्य मेंस में पढ़ेंगे, अभी तो केवल यहाँ पर प्री समझो आप। तो प्री में आपको दो ही पॉइंट याद करना है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ये राष्ट्रीय स्तर का है। आगे लिखा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान मतलब वनों के ऊपर रिसर्च करने वाला संस्थान, कहाँ पर? देहरादून में। देहरादून कहाँ पर आता है? देहरादून आता है उत्तराखंड में। देहरादून उत्तराखंड में आता है। ये देहरादून का संस्थान है। अब इसने जगह जगह पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोल के रखे हैं। मध्य प्रदेश में भी होगा, साउथ के किसी राज्य में होगा, पूर्व के किसी राज्य में होगा, पश्चिम किसी राज्य में होंगे, उत्तर में कहीं पर होंगे। तो जगह जगह क्षेत्रीय कार्यालय भी खोल के रखे हैं। तो एक क्षेत्रीय कार्यालय का नाम है राज्य वानिकी अनुसंधान संस्थान। 1963 में इसकी स्थापना हुई मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो यहाँ से देखो दो तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो अगर उसके आगे भारतीय लिखा है मतलब वो देहरादून में है, उत्तराखंड में। आपसे पूछ रहे राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राज्य वानिकी मतलब वन, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में। या ऐसा पूछ ले कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो भी जबलपुर में 1963 में हुआ। ये आपका देहरादून वाला है और ये आपका जबलपुर वाला है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुका है। अब इसके बाद ध्यान देना, 1963 के बाद आगे चलते हैं। तो जो हमारा वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र में कई प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। साल, सागौन, बांस, तेंदुपत्ता, इस प्रकार के अनेक वृक्ष देखने को मिलते हैं। इन सभी वृक्षों में से मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले तेंदुपत्ते वृक्ष का या तेंदुपत्तों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले किस वृक्ष का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तेंदुपत्ते का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था, और यह राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सबसे पहले तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1964 में। आगे चलें, 1970 में मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे वन क्षेत्र को, संपूर्ण वन को 1970 में राष्ट्रीयकरण कर लिया,
और मध्य प्रदेश वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य बना। बाकी सभी राज्यों ने भी इसी प्रकार से राष्ट्रीयकरण किया होगा। जैसे हमारे यहाँ पर तेंदुपत्ते का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो हमने तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कर लिया। ऐसे बाकी सभी राज्यों ने भी थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई वृक्ष जो उनको इम्पोर्टेंट लगते हैं, जिससे उनको ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति होती है, वो उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया होगा। लेकिन हमने 1970 में पूरे वनों का राष्ट्रीयकरण कर लिया। 100% वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण कर लिया था। आगे चलकर मध्य प्रदेश की पहली तेंदुपत्ता नीति बनी 1988 में। मध्य प्रदेश की नवीन तेंदुपत्ता नीति बनी 2004 में। तो 3 पॉइंट याद रखना तेंदुपत्ता के बारे में। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में हुआ, नीति 1988 में बनी और 2004 में बनी। तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन है, तो वो सागर है। सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, इस सभी क्षेत्र में तेंदुपत्ते का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसीलिए इन सभी क्षेत्र में बीड़ी बनाने के कारखाने भी स्थापित हुए हैं। बीड़ी बनाने के कारखाने, बीड़ी बनाने के कारखाने, जहाँ पर तेंदुपत्ता पाया जाएगा वहीं पर बीड़ी बनाने के कारखाने भी देखेंगे, क्योंकि तेंदुपत्ते का उपयोग किस में होता है? बीड़ी बनाने में होता है। ये तेंदुपत्ता है, उपयोग बीड़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलो, फिर 1970 के बाद आगे बढ़ते हैं। 1974 में एक पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर आकर 1974 में हमने मध्य प्रदेश में एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या लिखा है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के वन में रहने वाले जीव जंतु का संरक्षण करने वाला अधिनियम या फिर एक्ट 1974 में बनाया। इस एक्ट में अलग अलग धाराएं हैं। इन धाराओं में उल्लेख किया गया है कि वन्य जीव जंतु की सुरक्षा किस प्रकार से होगी, इनका विकास किस प्रकार से होगा, इनका प्रबंधन कौन करेगा, इनको नुकसान पहुंचाने वालों को क्या क्या सजाएं होगी। इस प्रकार की अलग अलग यहाँ पर बातें बताई गई है। और यह लागू कब हुआ है? 15 नवंबर 1974 को अधिनियम लागू किया गया है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1974 में। लेकिन यहीं पर रुककर मैं एक चीज़ बता दूं, ये तो मध्य प्रदेश का था। अगर आपके सामने भारतीय लिखा हो, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अगर ये आपके सामने लिखा हो तो वह 1972 में आया था। यह भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। इसके बाद अलग अलग राज्यों में इसकी स्थापना की गई या इस अधिनियम को लागू किया गया। तो मध्य प्रदेश ने इसको कब लागू किया है? 1974 में। कि कोई भी अधिनियम जो है अगर केंद्र सरकार लेकर आती है तो सबसे पहले केंद्र सरकार उसको पारित करती है, केंद्र सरकार उसको लागू करती है। उसके बाद वो हर राज्य अपनी स्थिति के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करते हुए, अगर उसमें ऑप्शन दिए हैं तो फिर उसको लागू करते हैं। तो इसलिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया और इसी अधिनियम को मध्य प्रदेश ने लागू किया, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के नाम से 1974 में। चलो, आशा करता हूँ कि पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद एक निगम है, एक संस्था है जिसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। इसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट, 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, 24 जुलाई 1975। जहाँ जहाँ निगम लिखा हो वहाँ पर 99% निगमों का मुख्यालय भोपाल में है। कुछ निगम बाहर भी देखने को मिलेंगे, जैसे मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में है। क्या काम करेगा ये है?
मध्य प्रदेश राज्य में जो वन क्षेत्र है, इस वन क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हो सके, इसमें वृद्धि किस प्रकार से हो सकी, उसके ऊपर काम करने का जिम्मेदारी इसको दी गई है। तो मध्य प्रदेश में वनों के संवर्धन और उसके परीक्षण के साथ दोहन करने का कार्य करता है यह। संवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करने का। वन विभाग के सहयोगी के रूप में वन आच्छादित क्षेत्र को बढ़ाना ही वनों से लगे क्षेत्र के निवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना, ये सब काम देखता है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम। फिर एक योजना चलाई हमने, मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना। मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना चलाई 1976 में। इसमें क्या होता है, सामाजिक वानिकी से तात्पर्य बताया गया है कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण करना, संरक्षण करना और प्रबंधन करना। ऊसर भूमि का मतलब क्या, बंजर भूमि। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी भूमि जो बंजर रूप में पड़ी है, जिसका खेती के रूप में उपयोग नहीं है या कोई उपयोग नहीं है, उस बंजर भूमि पर वृक्षारोपण करना और उसका वृक्षारोपण कर उस वृक्ष का संरक्षण और प्रबंधन भी करना, इस योजना के तहत किया जाता है। मध्य प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना 1976। ठीक है। फिर जैसे यहाँ पर बात करें, एक योजना और है मध्य प्रदेश में पंचवन योजना, 1976-77 में शुरू हुई। इस योजना के तहत उन जिलों को टारगेट किया गया जिन जिलों में 33% से कम वन है, उनमें वृक्षारोपण किया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश में जैसे देखा जाए तो 55 जिले हैं। अगर इन 55 जिलों की बात करें तो 55 जिलों में से अगर हर जिले में 33% जिलों 55 के 55 जिलों में अगर 33% वृक्ष हो जाए तो पूरे मध्य प्रदेश का भी औसत 33% आ जाएगा। तो इसलिए हमने केवल उन जिलों को टारगेट किया गया जिनमें 33% से कम वन। भाई जिसमें 33% से अधिक वन वृक्ष है, वहाँ तो हमारी टर्म्स कंडीशन पूरी हो रही है। ध्यान कहाँ देना है, जहाँ पे कमी है उन जिलों में हम वृद्धि कर देंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में 33% वन हो जाएंगे। कल्पना करो वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 7,26,26,809 है। ये भी जनगणना 2011 के अनुसार बताई गई बेटा। वर्तमान में तो हो सकता है कि 8-9 करोड़ जो भी पहुंच गई हो। अगर एक व्यक्ति के द्वारा एक एक पौधा भी लगाया जाए तो एक बार में 7 करोड़ पौधे लगते हैं। और ऐसा हम नियमित 4-5 साल तक कर लें, हर साल एक पौधा, ऐसी भूमि जो काम की नहीं है, घर के आसपास में हर जगह अगर एक एक पौधा भी लगा दें 5 साल तक, तो कितने पौधे हो जाएंगे। यूं ही हमारे यहाँ पर बढ़िया वाला जलवायु परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर 2 महाविद्यालय आपको याद करना है। मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय, इसकी स्थापना 1979 में की गई और स्थान बालाघाट है। मध्य प्रदेश का पहला वन राजकीय महाविद्यालय, स्थापना 1979, स्थान बालाघाट। मध्य प्रदेश का दूसरा वन राजकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश का दूसरा वन राजकीय महाविद्यालय, स्थापना 1980, स्थान बैतूल। तो 2 महाविद्यालय आपको याद करना है, पहला वन राजकीय महाविद्यालय और दूसरा वन राजकीय महाविद्यालय। 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहला वन राजकीय महाविद्यालय 79 बालाघाट में स्थापित हुआ था, दूसरा 1980 बैतूल में स्थापित किया गया था। अब जो बताने जा रहा हूँ ये MPPSC प्री का प्रश्न भी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IIFM। फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में कहते हैं भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। इसकी स्थापना 1982 में कहाँ पर, भोपाल में है।
1982 में स्थापना हुई भोपाल में। क्या काम करता होगा यह? तो जो हमारा भारतीय वन है, इन वनों को जो प्रबंधन देखते हैं, इन वनों का जो मैनेजमेंट देखते हैं, उनको ट्रेनिंग, उनको प्रशिक्षण देने वाला संस्थान। तो यह संस्थान वन से संबंधित संस्थाओं और सेवाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। जैसे कि वन विभाग में जो भी कर्मचारी काम करता होगा तो उसको पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य वन विकास निगम की स्थापना हमने की 1975 में। इसमें जो कर्मचारी काम करेंगे उनको पता तो होना चाहिए वन क्या चीज़ है, तभी तो वनों में वृद्धि करेंगे वो, तभी तो वन वाले क्षेत्रों को संभाल पाएंगे। भारतीय वन सेवा, इसमें जो कर्मचारी काम करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग संस्थाओं में जो वन से संबंधित संस्था और सेवाओं में कार्य कर रहे हैं कर्मचारी हैं, इन सभी को वानिकी विकास के प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वानिकी का मतलब वन के विकास के लिए कि भैया वनों में विकास किस प्रकार से हो, इसलिए ट्रेनिंग IIFM के द्वारा दी जाती है। 1982 में इसकी स्थापना हुई भोपाल में। दूसरा, एक हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ, मध्य प्रदेश राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ, इसकी स्थापना 1984 में हुई। ठीक है भाई, इतना याद रखो, बाकी काम का नहीं यहाँ पर। 1984। फिर एक है आपका उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। हमारे यहाँ पर वन कैसे पाए जाते हैं, वृक्ष कैसे पाए जाते हैं? उष्णकटिबंध, क्योंकि हमारे यहाँ के जलवायु भी उष्णकटिबंध है। तो उष्णकटिबंधीय, तो ये जो उष्णकटिबंधीय वन हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं, इनके ऊपर रिसर्च करने वाला संस्थान 1988 में 1988 में स्थापना हुई जबलपुर में। 1988 जबलपुर में इसकी स्थापना की गई। फिर उसके पश्चात वानिकी अनुसंधान और मानव संसाधन विकास केंद्र, वानिकी अनुसंधान और मानव विकास संसाधन केंद्र, इसकी स्थापना 1995 में की गई छिंदवाड़ा में। 1995 में इसकी स्थापना हुई, छिंदवाड़ा में इसकी स्थापना की गई। फिर एक है मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 2005 में 12 जुलाई 2005 भोपाल में इसकी स्थापना हुई। क्या काम करेगा ये? इको मतलब पर्यावरण से संबंधित ऐसे स्थान जिनको पर्यटन के रूप में विकसित कर सकते हैं, उनको विकसित करने वाला बोर्ड। जैसे कि मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण क्षेत्रों में पर्यटन विकसित करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया। प्रकृति से जुड़ा हुआ ऐसा कोई क्षेत्र जिसको गवर्नमेंट पर्यटन के रूप में विकसित कर सकती है, जहाँ पर जनता जाकर घूम सके, प्रकृति से जुड़ सके, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, या इसको डेवलप किया जाता है कि उसको पर्यटन के रूप में विकसित करें। तो इस प्रकार हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों में इतने सारी डेट, इतनी सारी संस्थाएं, इतने सारे महाविद्यालय, अधिनियम, बहुत सारी चीज़ हमने यहाँ पर इस फैक्चुअल पॉइंट में देख लिया। और ये यहाँ से फैक्चुअल पॉइंट जो है, यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि प्रश्न क्या बनेगा? वन विभाग की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? पंचवन योजना कब आई? इस प्रकार के सीधे 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 पॉइंट यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्चुअल पॉइंट वाला काम था। अब कुछ हमारे पास जो वन में कर्मचारी काम करते हैं, वन से संबंधित जो भी कर्मचारी जुड़ा हुआ है, वो चाहे किसी भी संस्था का हो, इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। चाहे वो निचले पद पर बैठा हो, चाहे वो सबसे उच्च पद पर बैठा हो, जब तक उनको वन के संबंध में जानकारी नहीं होगी,
वन्य जीव जंतु के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तो वो कैसे काम करेंगे। तो इसलिए हमारे यहाँ पर कुछ प्रशिक्षण केंद्र है, जैसे कि एक है वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय। वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय बालाघाट में। इसमें वन रक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है, वनपाल को, और जो पद उन्नत होकर जाते हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे एक है, यहाँ से पढ़ो, वन रक्षक प्रशिक्षणशाला, हालांकि इसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी वन रक्षक प्रशिक्षणशाला, ये पचमढ़ी में है। अब ये केवल समझाने के लिए है, ये आपको याद नहीं करना है। याद पर इतना करना है कि आपसे पूछेगा इंदिरा गांधी वन रक्षक प्रशिक्षणशाला कहाँ पर है? पचमढ़ी में। वन विद्यालय के नाम से एक बैतूल में है, एक वन विद्यालय अमरकंटक में है, एक शिवपुरी में है, एक गोविंदगढ़ में है और एक झाबुआ में है। लगभग 5 वन विद्यालय है जहाँ पर इससे संबंधित पढ़ाई भी होती है, स्टडी भी होती है, अध्ययन भी होता है, प्रशिक्षण भी दिया जाता है। राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन सिवनी। एक है जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र, ये उमरिया के ताला में स्थित है। तो आप तो इस वाली लाइन को छोड़ दो, ये वाला आपको याद नहीं करना है, आप इन दोनों चीज़ों को याद करना है कि कौन सा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्चुअल पॉइंट थे। अब जो हमारे पास अगला पॉइंट आता है वो एक वन रिपोर्ट का आता है कि जैसे मध्य प्रदेश राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में नंबर 1 पर है। मतलब अगर एरिया वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन फैला हुआ एरिया वाइज। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली? या जैसे कि हम इतनी योजनाएं चला रहे हैं, इतनी संस्थाएं स्थापित कर रही हैं, इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो हम ये भी देखें कि किस राज्य में वनों में वृद्धि हो रही है, किस राज्य में वनों में कमी आ रही है, इसका क्या कारण है। इसलिए समय समय पर एक वन रिपोर्ट प्रकाशित होती है और इस वन रिपोर्ट में वनों से संबंधित आंकड़े आते हैं कि भारत के किस राज्य में वनों की स्थिति किस प्रकार की है और पहले किस प्रकार की थी, अभी सुधार हुआ है या कमी आई है, क्यों आई है, जो भी सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। तो अब लास्ट जो रिपोर्ट के आंकड़े हमारे पास है वो है वन रिपोर्ट 2021 के हैं। इसके बाद अगर आप ये मेरा लेक्चर बहुत बाद में देखो या कुछ समय बाद देखो, हो सकता है कि नवीन वन रिपोर्ट आ जाए, तो अपने हिसाब से अपडेट करना है, क्योंकि अभी मैं तरीका आपको सिखा दूंगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट। मतलब क्या कि भारत में वनों की क्या स्थिति है, इसको दर्शाने वाली रिपोर्ट 2021 में तैयार हुई। भैया ये रिपोर्ट कौन बनाता है, कौन तैयार करता है, इसको प्रकाशित कौन करता है, यह रिपोर्ट कब से बनाई जा रही है, सबसे पहली बार रिपोर्ट कब बताई गई थी, पिछली बार कौन सी रिपोर्ट आई, आगे कौन सी रिपोर्ट आएगी, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को जो बनाता है, जो तैयार करता है, वह करता है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून। मैंने कहा था ना भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? देहरादून में है। तो वहीं पर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून है, उसके द्वारा ही इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है और 2021 की रिपोर्ट भी उसी के द्वारा तैयार की गई। हर बार वही रिपोर्ट तैयार करते हैं, लेकिन इसको जो प्रकाशित करता है वह पर्यावरण मंत्रालय करता है। एक मंत्रालय का नाम है भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। तैयार करती देहरादून की संस्था, प्रकाशित करता है पर्यावरण मंत्रालय। अब प्रश्न ये आता है कि पिछली बार कौन सी, अब कौन सी? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि यह रिपोर्ट हर 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है या हर 2 वर्ष में एक बार तैयार की जाती है। सबसे पहले यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी।
तो मतलब 1987 में सबसे पहले प्रकाशित हुई, 2 साल में एक बार प्रकाशित होती है, मतलब अगली जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई होगी 1989 में हुई होगी, उसके बाद 1991 में हुई होगी, फिर 1993 में हुई होगी। इस प्रकार से बढ़ते 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 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई होगी। तो 2021 की जो रिपोर्ट है यह 17 नंबर की रिपोर्ट है। अभी तक भारत में वन रिपोर्ट जो भी जारी 2021 की हुई है लास्ट, वह 17 नंबर की रिपोर्ट है, ध्यान रहे। ठीक है, चलो अब इस रिपोर्ट के अनुसार हम 2 प्रकार के आंकड़े देखेंगे। एक तो देखेंगे वन आवरण, एक देखेंगे वन आवरण, और एक जो देखेंगे वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण का मतलब ऐसा भूभाग जहाँ पर कम क्षेत्रफल पर आपको वृक्ष दिखाई दे, तो उनको हम वृक्ष आवरण की सूची में रखते हैं। और अगर आपको बहुत बड़े क्षेत्रफल पर वृक्ष दिखाई दे उसको वन कहते हैं। वैसे भी अगर मैं आपसे सामान्य परिभाषा पूछूं कि जंगल किसको कहोगे, वन किसको कहोगे, तो आपके मन में एक इमेजिंग आएगा कि बहुत बड़ा वनों वृक्षों का क्षेत्रफल, जिधर देखें उधर वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे, जहाँ पर घनत्व वृक्षों का बहुत ज़्यादा हो, बड़े बड़े वृक्ष हो, तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाए कि वन और जंगल मतलब बहुत बड़ा। मैं कहूँ वृक्ष किसको कहोगे, आप कहोगे 2-4 वृक्ष जहाँ दिख जाए उनको वृक्ष कहेंगे। तो इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्रफल जहाँ पर 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर अगर आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तो उसको वृक्ष आवरण कहेंगे। 1 हेक्टेयर से अगर ज़्यादा भूमि पर आपको वन वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो उसको वन आवरण कहेंगे। 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। पहला जो आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूँ वो वन आच्छादन, वन आच्छादन का मतलब वन आवरण का है। तो अगर 2021 में कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई होगी तो उससे पहले 2 साल पहले 2019 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई होगी। तो इन दोनों की तुलना कर लेते हैं हम कि 2019 के अनुसार, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में वन आवरण कितना था। वन आवरण 77,482 वर्ग किलोमीटर था। वहीं वन रिपोर्ट 2021 में वन आवरण 77,492.6 वर्ग किलोमीटर है। इसका मतलब ये हो गया कि 19 से 21 इन 2 सालों में मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। लेकिन कितनी वृद्धि हुई है, 10.6 वर्ग किलोमीटर केवल। इस आंकड़े की तुलना 2021 के आंकड़े से करेंगे तो कितने, 10.6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है पिछले 2 वर्षों में, 19 से 21 की तुलना में। अब अगर 23 की रिपोर्ट आती है तो हम फिर 21 के इस आंकड़े से उसकी तुलना करेंगे कि अब इसके बाद जो 23 की रिपोर्ट प्रकाशित होगी उसमें वन कम हुए या ज़्यादा हुए। ठीक है, अब ये जो हमारा वन रिपोर्ट आई है 77,492.6, इसको भी 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। ये तो टोटल वन क्षेत्रफल बताया इसने कि मध्य प्रदेश इस रिपोर्ट के अनुसार 77,492.6 है, लेकिन इसको भी 3 अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने 3 नाम दिखाई दे रहे हैं। एक है अति सघन वन, अति सघन वन, एक का नाम है मध्यम सघन वन, और एक है खुले वन। 3 अलग अलग प्रकारों से इसका वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि अति सघन वन किसको कहते हैं, 70% से अधिक ट्री कैनोपी घनत्व अगर जिस क्षेत्र की जिन वृक्षों की होती है उसको अति सघन वन की सूची में रखते हैं। क्या होता है समझो, 40 से 70% के आसपास जिसकी ट्री कैनोपी घनत्व होती है उसको मध्यम सघन वन कहते हैं, और खुले वन वह जो 10 से 40% के आसपास उनकी ट्री कैनोपी घनत्व होती है। अब ट्री कैनोपी घनत्व का मतलब क्या, यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि वृक्ष आपके बहुत ज़्यादा पास पास दिखाई दे रहे हैं, आपको घने दिखाई दे रहे हैं, जिसका ऊपर का जो एरिया है वो काफ़ी कवर आपको दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर आप देखो, ये आपको जो ऊपर का एरिया है यह आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ के वृक्ष थोड़ी दूरी पर है जिसमें सघनता कम है, और ऊपर का एरिया आपको यहाँ पर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर तो वृक्ष आपको काफ़ी दूरी पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सघन नहीं है। मतलब क्या कहा, अति सघन वन जिसका ऊपर का एरिया 70% से ज़्यादा ढका हो उसको अति सघन वन कहेंगे। 70 से कम लेकिन 40 से ऊपर ढका हो तो उसको मध्यम सघन वन, 40 से कम लेकिन 10 से ऊपर हो तो उसको हम खुले वन, ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। 10% से भी नीचे जिसका क्षेत्र खुला हो उसको झाड़ियों के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इनके आंकड़े देख लेते हैं। अब अगर वो 77,492.6 वर्ग किलोमीटर हमारे यहाँ पर कुल वन क्षेत्र है, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितना है, 77,492.6। इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा है, कुछ अति सघन वन भी है, कुछ मध्यम, कुछ खुले वन। हमारे दिमाग में ये बात आती है कि 77,492.6 में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर किस प्रकार का वन होगा। अति सघन वन होंगे, मध्यम सघन होंगे और खुले वन होंगे। तो देखो, अति सघन वन मतलब जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पत्ते, जहाँ पर वनों की सघनता वहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो, वाटर लेवल ज़्यादा हो, वर्षा ज़्यादा समय तक हो, ज़्यादा मात्रा में हो, तो वहाँ की ट्री कैनोपी घनत्व भी ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ की वर्षा तो कम है मध्य प्रदेश में, तो केवल मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ही 100-125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती, बाकी मध्यम और पश्चिमी भाग में तो कम वर्षा होती, 100 सेंटीमीटर से कम। तो यहाँ पर हम देखें कि हमारे यहाँ पर अति सघन वन केवल 6,665 वर्ग किलोमीटर है, वहीं मध्यम सघन वन 34,209 वर्ग किलोमीटर है, और खुले वन जिसका ऊपर का क्षेत्र 40% से कम ढका हो और 10% से अधिक ढका हो उनको कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर है क्योंकि वर्षा की मात्रा ही कम है। 36,619 वर्ग किलोमीटर पर ओपन फॉरेस्ट फैले हुए हैं, खुले वन। ठीक है, चलो अब वृक्षावरण देख लेते हैं। वृक्षावरण 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर जहाँ पर वृक्ष दिखाई दे, पेड़ पौधे दिखाई दे, उसको वृक्षावरण में सूची में रखते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंकड़ा याद कर लो कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में वृक्ष आवरण कितना है, तो 8,054 वर्ग किलोमीटर है। और डीप में जाना तो फिर 2019 का भी देख लो, 2019 में 8,339 था। इन 2 सालों में वृक्ष आवरण कम हो गए, वृक्ष आवरण कम हो गए, 285 वर्ग किलोमीटर की कमी आई। अब 1% और याद करना है। अभी मैंने वन आवरण आपको बताया था, मध्य प्रदेश में वन आवरण कितना था, 77,492.6। अभी मैंने वृक्ष आवरण बता दिया आपको 8,054 वर्ग किलोमीटर। अगर एग्जाम में वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़कर पूछ लिया जाए तो फिर हमारे यहाँ पर कितने क्षेत्रफल पर वृक्ष है, तो वो है 85,546 वर्ग किलोमीटर पर, जो कि मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 27.75% है। 27.75% पर हमारे यहाँ पर वृक्ष दिखाई देते हैं। केवल वन आवरण का परसेंटेज पूछ ले, केवल वन आवरण का परसेंटेज पूछ ले तो वह हमारे यहाँ पर 25% वन आवरण है। मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 25.14% वन आवरण है। ठीक है, चलो वृक्ष आवरण भी हो गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के जितने भी जिले वर्तमान में हैं, इन जिलों में सबसे अधिक वन किस जिले में आपको दिखाई देते हैं। तो देखो, पेड़ पौधे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, वन ज़्यादा कहाँ पर होंगे, जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश में ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होगी, तो वह पूर्वी क्षेत्र में होगी, और पूर्वी क्षेत्र में अगर वर्षा की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर वृक्ष भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर वन भी ज़्यादा होंगे। तो मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश का सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बालाघाट है, बालाघाट। दूसरा नंबर पर है छिंदवाड़ा, तीसरे नंबर पर है बैतूल।
क्षेत्रफल केवल इसी का याद करना हो तो कर लो, 4,923 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल। वहीं सबसे कम वन क्षेत्रफल कहाँ पर होंगे? जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो। तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है। तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर है? देखो इधर मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जाओगे, उज्जैन में सबसे कम आपका वन क्षेत्रफल बताया जाता है, 36 वर्ग किलोमीटर। नंबर 2 शाजापुर, 61 वर्ग किलोमीटर, जिसमें आगर मालवा का भी आंकड़ा है, और रतलाम नंबर 3 पर है। तो ये सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। सबसे अधिक बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सबसे कम उज्जैन, शाजापुर और रतलाम। परसेंटेज में अगर देखें कि जिलों में उस कुल जिले की कितने क्षेत्रफल पर वन है, तो बालाघाट के कुल क्षेत्रफल का 53% भाग पर वन है। श्योपुर में 52% भाग पर वन है। तो 2-3 याद कर लो परसेंटेज के आधार पर। या 50% से अधिक कितना परसेंट होना चाहिए? 33% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है। परसेंटेज में सबसे कम वही जिले होंगे जिसमें सबसे कम वन होंगे, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम। परसेंटेज में भी कम हो जाएंगे ये तो। अब यहाँ पर समझो, अगर हम सभी जिलों की तुलना करें 2019 की रिपोर्ट से 2021 की रिपोर्ट की, इन 2 सालों में इंदौर जिले में वन क्षेत्रफल बढ़ा या कम हुआ? भोपाल में वन क्षेत्रफल बढ़ा या कम हुआ? ग्वालियर में वन क्षेत्रफल बढ़ा या कम हुआ? बालाघाट में वन क्षेत्रफल बढ़ा या कम हुआ? इस प्रकार सभी जिलों में अगर देखें तो इन 2 सालों में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र की वृद्धि भिंड में हुई है, 120 वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक वन क्षेत्रफल की वृद्धि भिंड जिले में दर्ज की गई, 120। वहीं सबसे कम वृद्धि जो हुई है वह बड़वानी में हुई है, केवल 23 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। या ऐसा कहें कि 23 वर्ग किलोमीटर वन यहाँ पर पिछले साल की अपेक्षाकृत कम हो गया। और सबसे कम वन क्षेत्रफल कमी किस में आई है? वो यहाँ पर बड़वानी में आई है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वन क्षेत्रफल है, तो इस वन क्षेत्रफल को मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है। किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए? जैसे मध्य प्रदेश का जो प्रशासनिक विभाजन है, इसको मैनेज करने के लिए संभागों में बांटा, संभाग को जिले में बांटा, जिले को तहसील, इस प्रकार से यहाँ पर इनको बांटा। उसी प्रकार जो वहाँ वन क्षेत्रफल है, इसका भी मैनेजमेंट करने के लिए किस प्रकार की प्रशासनिक इकाई को बनाई गई है, तो वो हमारे पास इस प्रकार से है कि हमारा जो टोटल वन क्षेत्रफल है, इसको हमने सबसे पहले वन व्रत में बांटा। पूरा वन क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश में जो फैला है, तो यहाँ पर 16 वन व्रत बनाए, जैसे कि उज्जैन, छतरपुर, इंदौर, रीवा, खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर, बैतूल, इस प्रकार से टोटल कितने हैं? 16 वन व्रत हैं हमारे यहाँ पर। इनके अनुसार पूरे वनों का मैनेजमेंट देखते हैं। फिर इस वन व्रत को भी इससे छोटे पार्ट में बांटा है, तो वन व्रत को हमने वन मंडल में बांटा। 63 वन मंडल है। इस वन मंडल को हमने उप वन मंडल में बांटा, 135। इस प्रकार से परिक्षेत्र और इस प्रकार से बांटते बांटते नीचे भागते गए। आपकी एग्जाम की दृष्टि से ऊपर के 3 आप याद कर लो, ये जरूरी है। मध्य प्रदेश में कितने वन व्रत है आपसे पूछेगा, 16। कितने वन मंडल है, 63। 2 पॉइंट आपसे आ सकते हैं। ये जो 16 वन व्रत है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन व्रत है खंडवा, और सबसे छोटा वन व्रत है आपका होशंगाबाद। सबसे बड़ा वन व्रत है खंडवा, सबसे छोटा वन व्रत है आपका। तो 2 प्रकार की बातें यहाँ पे पूछेगा, है ना। होशंगाबाद सबसे छोटा है, सबसे बड़ा खंडवा है। तो ये था हमारा वन वाला एक टॉपिक। यहीं पर एक चीज़ और बता दूं कि मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। रामसर साइट आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में रामसर साइट कितनी है? 4। एक है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड सबसे पहली रामसर साइट में शामिल हुई थी,
भोपाल में है। नंबर 2 है सांक्य सागर, यह शिवपुरी में है। फिर है यशवंत सागर, यह इंदौर में है। और एक है सिरपुर, ये भी इंदौर जिले के पास, इंदौर शहर के पास में है। तो मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। सबसे पहली थी आपकी भोज वेटलैंड जो कि भोपाल में, बाकी अभी 2022 में बनी है। ये भी 22 में घोषित हुई है, ये भी 22 में और ये भी 22 में। ठीक है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश का वन वाला टॉपिक था, वन संसाधन वाला टॉपिक था, जो कि हमारा कंप्लीट हुआ। एक प्रश्न 101% MPPSC एग्जाम में यहाँ से आएगा और संभावना कि इससे बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।